नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पी सेशन में स्वागत है। आज तारीख है 20 सितंबर 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे वाइट रिवॉल्यूशन 2.0। वाइट रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड होता है? श्वेत क्रांति। तो ये होता है आपका दूध से संबंधित। तो जो भारत के सहकारी मंत्री हैं, कौन हैं? अमित शाह जी। वो गृह मंत्री के अलावा सहकारिता का भी मंत्री हैं। तो उन्होंने कल वाइट रिवॉल्यूशन 2.0 को लॉन्च किया है, इसको देखेंगे हम लोग। उसके अलावा वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन भारत में किया जाएगा, इस चीज़ को भी हम लोग देखेंगे। उसके साथ में कई सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जिसको एक एक करके हम लोग कवर करते जाएंगे। ये प्रधानमंत्री जी रैली कर रहे थे जम्मू कश्मीर में, उसकी तस्वीर है, बहुत ही शानदार सी तस्वीर है। ये जो दूसरा न्यूज़ है इसमें ज़रा जुर्रत देखिए। पन्नू का केस है। पन्नू एक टेररिस्ट है, खालिस्तानी टेररिस्ट है, ऐसा मानती है भारत सरकार के कुछ अधिकारी। इसकी किलिंग के लिए हायर कर रहे थे। मैंने आपको समझाया था सारा मामला। इसमें हुआ क्या कि इसको मारने से पहले जो उसको हायर किया गया था उसको अमेरिका के जो पुलिस है, वहाँ के रक्षा एजेंसी है, उसने गिरफ्तार कर लिया। और उस गिरफ्तारी के पश्चात भारत सरकार पर सीधे सीधे सवाल खड़ा किया गया कि भारत सरकार दुनिया भर में किलिंग करवा रही है, मरवा रही है अपने जासूसों के द्वारा अलग अलग लोगों को। तो ये तो आतंकवादी है। उसके पश्चात वहाँ पर कोर्ट में केस शुरू हुआ जिसमें भारत का एक अपराधी शामिल है जिसको वहाँ पर रखा गया है। अमेरिका ने गिरफ्तार किया था उसको, चेक रिपब्लिक से, यूरोप में एक देश है, वहाँ से गिरफ्तार किया था और उसको लेकर अमेरिका चली गई थी। जिसको गिरफ्तार किया उसने CC1 नामक एक अधिकारी का नाम बताया जिसके द्वारा उसको कमांड मिल रहा था और पैसे मिले थे कि आप इसको मरवा दीजिए। तो अब वहाँ पर केस शुरू हुआ तो उसने US की कोर्ट ने इंडियन गवर्नमेंट को, NSA को और रॉ प्रमुख को समन किया है कि आप हाजिर होइए। इनकी इतनी ज़रूरत क्यों हाजिर होने भाई, अपना केस अपने यहाँ चलाओ। तो भारत सरकार ने बोला है कि ये इस तरह की बेसलेस चीज़ें हैं, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। अमेरिकी सरकार दुर्भावनापूर्ण तरीके से ये सब चीज़ें करवा रही है, ये बोलकर हमने अपना पल्ला झाड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी और बाइडेन की मुलाकात होने वाली। क्वाड समिट का आयोजन होगा न्यूयॉर्क में, मैंने आपको समझाया था। इसी सितंबर में प्रधानमंत्री जी इसी आजकल में यात्रा हो सकती है उनकी, कहाँ के लिए? तो न्यूयॉर्क के लिए यात्रा हो सकती है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, UN में हिस्सा लेने के लिए। और उसी के दौरान साइड लाइन में क्वाड की समिट भी आयोजित की जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने बोला है कि क्वाड की समिट में सबसे पहला मामला और सबसे हाई लेवल पर एजेंडा क्या होगा? तो चीन जो है वही हाई लेवल का एजेंडा होगा हमारा। चाइना जो है वही हाई लेवल में सबसे बड़ा हमारा एजेंडा यही होगा। इसी पर बातचीत की जाएगी क्वाड के समिट में। तो ये तो कुछ आपको मैंने हाल फिलहाल के घटनाक्रम समझा दिए हैं कि क्या क्या होने वाला है, ये सारा कुछ मैंने आपको समझा दिया है। एक और बड़ा न्यूज़ है, यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें आपको मैं फैट समझाऊंगा क्या होता है, सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट क्या होता है, इससे ज़्यादा बुरा चीज़ क्या हो सकता है। नास मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। आंध्र प्रदेश में जो मंदिर है जिसको तिरुपति मंदिर कहा जाता है, भगवान विष्णु का सबसे प्रसिद्ध और सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त मंदिर है। तिरुमला पर्वत पर विराजमान तिरुपति हैं। वहाँ पर जो लड्डू बंटते थे, वहाँ के लड्डू बहुत ही फेमस है। भारतीय डाक द्वारा उसको देश भर में और दुनिया भर में भेजा जाता है। अगर आप भी ऑर्डर करना चाहेंगे तो भारतीय डाक वेबसाइट पर जाकर आप ऑर्डर कर सकते हैं। उस लड्डू को बनाने के लिए पहले देसी घी का उपयोग किया जाता था, जिसको नंदिनी घी की कंपनी है जो सप्लाई करती थी, जिसको सबसे उन्नत घी माना जाता है। पिछले 4 वर्षों से उस घी के सप्लाई को रोक दिया गया। पिछले साल ही मीडिया में कई सारे रिपोर्ट आए थे कि फार्मर्स कह रहे कि हमसे घी की सप्लाई नहीं हो रही तिरुमाला में, तिरुपति मंदिर में, पता नहीं ये कहाँ से ला रहे हैं तेल बनाने के लिए। तो वहाँ पर YSR कांग्रेस कौन है? तो भाई जगनमोहन रेड्डी की पार्टी है। जगनमोहन रेड्डी की पार्टी है, इससे पहले कि जो मुख्यमंत्री थी उनकी पार्टी है। उसने क्या किया, उस घी के सप्लाई की जगह पर ट्रांस फैट, जिसको एनिमल फैट भी कहा जाता है, एनिमल फैट, मुख्य रूप से एनिमल फैट का यूज करना शुरू कर दिया। इसमें बीफ फैट है, पिग फैट है, फिश ऑयल है, इस तरीके की चीज़ों का उपयोग किया जा रहा था इस घी के निर्माण में। और घी किसके बीच में बांटना था? तो वैष्णव संतों के बीच में, भक्तों के बीच में, हिंदुओं के बीच में बांटना था। तो ये ज़रा हम लोग फैट को समझेंगे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट को ज़रा समझेंगे, क्योंकि सवाल वहाँ से पूछे जाते हैं। अनसैचुरेटेड फैट हमारे लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, सैचुरेटेड फैट हमारे लिए बहुत ही ख़राब होते हैं। आप जो नॉर्मल तेल वगैरह खाते हैं वो अनसैचुरेटेड नहीं, सैचुरेटेड फैट होता है, वो सैचुरेटेड फैट होता है। अनसैचुरेटेड जो फैट होते हैं वो घी हो गया, देसी घी जो होता है
उससे अच्छा फैट कुछ होता ही नहीं पृथ्वी पर। वो कभी आपको नुकसान नहीं करेगा, कभी भी आपको नुकसान नहीं करेगा, कभी नहीं। सबसे अच्छा फैट दुनिया में वही होता है। हम जो देसी घी घर में बनाते हैं ना, वही सबसे अच्छा फैट होता है। तो इसको भी ज़रा समझेंगे हम लोग। और भी कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। शुरू करते हैं व्हाइट रिवॉल्यूशन के बारे में न्यूज़ से। उससे पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आज दे देता हूँ। 71 बीपीएससी को लेकर आज से ही ग्रुप शुरू हो रहा है, जिसमें 6th के ज्योग्राफी से आंसर राइटिंग हम लोग शुरू करने वाले हैं। 6th के ज्योग्राफी से शुरू करने वाले, बिल्कुल बच्चों वाली सवाल से शुरू करेंगे, अक्षांश देशांतर रेखाओं से शुरू करेंगे, ब्रह्मांड से शुरू करेंगे। तो अगर आपको लिखना हो तो आज जुड़ सकते हैं। 20 सितंबर आज ही है और आज से ही शुरू हो रहा है। ऑलरेडी कई सारे बच्चे, 100 से ज़्यादा बच्चे ऐड हो चुके हैं लगभग में। आप भी जुड़िएगा। ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी रहता है, वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। रेगुलर लिखेंगे तभी कुछ हो सकता है। नोटिफिकेशन के बारे में कई सारे बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं। मुझे नहीं पता नोटिफिकेशन कब आएगा कब नहीं। मैं उस पर वीडियो भी नहीं बना सकता हूँ, मुझे नहीं अंदाज़ा है। मार्केट में हवाबाजी करवा रही आयोग, डेली न्यूज़पेपर को कुछ न कुछ दे देती है। न्यूज़पेपर छापते रहते हैं, कभी 2000 कभी 1900। नोटिफिकेशन कोई ठिकाना है नहीं, कब आएगा कब नहीं, और बस हवाबाजी चल रही है। तो उस हवाबाजी में मैं तो शामिल नहीं हो सकता हूँ। आप भी मत होइए, पढ़िए, पढ़ने पर ध्यान दीजिए। 17 नवंबर को एग्ज़ाम होगा या 17 दिसंबर को एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम तो होना है ही। मैंने आपको पहले ही समझाया था कि इस साल तो एग्ज़ाम होना है ही, एग्ज़ाम तो होगा ही। पढ़िए, उसके लिए पढ़िए और पढ़िए, केवल वही कीजिए, बाकी किसी भी चीज़ पर ध्यान मत दीजिएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 क्या। देखिए दरअसल में मामला क्या था। तो केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं अमित शाह जी, वो मोदी गवर्नमेंट के शुरुआत के 100 दिन हो गए हैं। इसी के उपलक्ष्य में दिल्ली में सम्मेलन कर रहे थे। उसी सम्मेलन के दौरान उन्होंने कई सारी चीज़ों पर बातचीत की। तो सहकारी मंत्री भी हैं वो, सहकारिता मंत्री भी है, पता ही आपको, गृह मंत्री के साथ साथ सहकारी मंत्री भी हैं वो। तो उन्होंने इस दौरान बोला कि व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0, सहकारिता में सहकार, इस चीज़ को शुरू किया जा रहा है देश में। सहकारिता में सरकार। श्री अमित शाह जी ने 2 लाख नए PACS, अब ये क्या होते हैं, प्राथमिक डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों गठन और सुदृढ़ीकरण पर मार्गदर्शिता के साथ श्वेत क्रांति 2.0, सहकारिता में सहकार पर मानव संचालन प्रक्रिया का शुभारंभ किया। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जन्मदाता माना जाता है। श्वेत क्रांति क्या है, तो भाई ये किससे जुड़ा हुआ है, दरअसल में ये जुड़ा हुआ है आप दुग्ध उत्पादन से जुड़ा हुआ है, दूध के उत्पादन जुड़ा हुआ है। श्वेत क्रांति 2.0 ध्यान से देखिएगा, ये चूंकि किसके पॉइंट हैं, तो अमित शाह जी ने इसको बोला, सरकार के पॉइंट्स हैं, इसको तो आपको जिक्र करना ही पड़ेगा आंसर राइटिंग, बाकी आप अपने ऐड ऑन कर सकते हैं। महिला स्वावलंबन, वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन की आय बढ़ाने पर इसमें ध्यान दिया गया है। उसके साथ साथ कुपोषण माल-न्यूट्रिशन की जो समस्या है भारत में, उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। अगला है मोदी 3.0 के पहले 100 दिनों में 10 पहले सहकारिता क्षेत्रों को आत्मनिर्भर व्यापक बनाने का काम करेगी। अभी डिटेल में समझाऊंगा मैं आपको। मोदी जी ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए भी संकल्प को पशुपालन के व्यवसाय से और मजबूत होगा। उन्होंने बोला है कि नेचुरल फार्मिंग, तो नेचुरल फार्मिंग में पशु उत्पादों का उपयोग किया जाता है, तो वो तभी संभव हो पाएगा जब पशुपालन होगा। दरअसल में कृषि का मतलब हम लोग केवल और केवल किससे लगा लेते हैं, खेती से, जबकि कृषि में केवल खेती शामिल नहीं होता है। जब भी हम कृषि सेक्टर की बात करते हैं ना गुरु, एग्रीकल्चर की बात करते हैं, तो इसमें एनिमल हस्बेंड्री जो है, पशुपालन जो है, वो अपने आप इंक्लूड हो जाता है। इसमें मत्स्य का क्षेत्र भी जुड़ जाता है, इसमें अंडा वगैरह भी जुड़ जाता है, इसमें दूध उत्पादन भी जुड़ जाता है। तो पशुपालन कृषि का ही मुख्य भाग माना जाता है और दोनों को आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं, दोनों एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा निर्भरता भी होती है। इसलिए ध्यान में रखिएगा, जब भी कृषि वगैरह की बातचीत करें तो वहाँ पर इन चीज़ों की बात भी अवश्य रूप से करें। डेयरी से जुड़ी कोई मशीनरी विदेश से लाने की ज़रूरत नहीं, इसका 100% उत्पादन भारत में होगा। डेयरी और पशुपालन से जुड़े हुए कोई भी मशीनरी, कई सारे तरह का अलग अलग मशीनों का उपयोग किया जाता है, उसका 100% हम इंडिजिनस करने जा रहे हैं, देश में ही हम बनाएंगे, आत्मनिर्भर बनने जा रहे हैं। उस चीज़ को लेकर हम बाहर से एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। 2 लाख प्राथमिक सहकारी समिति रजिस्टर होते ही देश में एक भी पंचायत ऐसी नहीं होगी जहां PACS डेयरी या मत्स्य सहकारी समिति न हो। PACS को 25 अलग अलग कामों से जोड़कर इन्हें वाइवल किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र महिलाओं को आत्मनिर्भर स्वावलंबन बनाने के लिए डेयरी क्षेत्र सबसे उपयुक्त माध्यम है, ऐसा गृह मंत्री जी के भाषण में था। उनके भाषण में जो प्रमुख पॉइंट है उसको ज़रूर नोट डाउन करके अलग से रखिएगा, आंसर में उसका उपयोग अवश्य रूप से कीजिएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में डेयरी और पशुपालन, ग्रामीण क्षेत्रों में डेयरी क्षेत्र जो है, पशुपालन का जो क्षेत्र है, ये महिलाओं को स्वावलंबन यानी कि एम्पावर्ड करने के लिए सबसे प्रमुख माना जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा और विस्तार करते हैं हम लोग। इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार से, इकोनॉमिक सर्वे 2021 है शायद, उसके अनुसार से कृषि में
कृषि में इस बार के भी इकोनॉमिक सर्वे हम लोग पढ़ेंगे, कृषि में महिलाओं का योगदान जो है बढ़ता जा रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में खास तौर से। वैसे कृषि होता है ही ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन के पश्चात गांव में केवल महिलाएं बच जाती हैं जो कृषि कर रही हैं, यानी कि ये स्वैच्छिक से ज़्यादा फोर्सफुल है, यानी कि स्वैच्छिक से ज़्यादा बलपूर्वक ये एक मोटिवेशन काम कर रहा है कि घर का काम करने वाला पुरुष चूँकि पलायन कर चुका है, शहर में जा चुका है, दिल्ली में रह रहा है और क्या कर रहा है, तो महिलाएं क्या करेंगे फिर? तो वो कृषि करती हैं। ये भी एक इकोनॉमिक सर्वे में हमें पता चला है। तो यानी कि महिलाओं को अगर आत्मनिर्भर बनाना है तो हमें एग्रीकल्चर सेक्टर और पशुपालन और डेयरी को मजबूत करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट समझिएगा, सब चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। गृह मंत्री जी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत 100 दिनों में बातचीत की और उस पर उन्होंने बोला कि इस अवसर पर केंद्रीय मत्स्य पालन कई सारे मंत्री वगैरह भी मौजूद थे। इस दौरान अमित शाह ने 2 लाख नई PACs, ये क्या है? तो प्राथमिक कृषि ऋण समितियां हैं। एक तरह से क्या होता है, छोटा सा एक गुट होता है जो अलग अलग पंचायतों में निर्माण किया जाता है। अब ये सहकारी हो गया, यानी कि सरकार के साथ साथ ये जो गुट है इसके भी कुछ लक्ष्य होंगे, सरकार इसको मदद करेगी। अब इसे ऋण लेना होगा तो ये गुट पूरा मिलकर ऋण ले लेगा, है ना। अब जैसे इसको ट्रैक्टर खरीदना होगा तो पूरा गुट मिलकर खरीद लेगा। इससे क्या होगा भाई, पैसे वगैरह जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होकर सब पर आएंगे और इससे क्या होगा, सहकारिता का विकास होगा। समाज में किसी एक ही आदमी पर निर्भरता नहीं होगी, मिलजुल कर काम करने की प्रणाली ही दरअसल में सहकारिता होती है। सबसे सामान्य भाषा में अगर आप समझेंगे तो यही होता है। प्राथमिक डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों के गठन और सुदृढ़ीकरण पर मार्गदर्शिता के साथ श्वेत क्रांति 2.0 सहकारिता में सहकार पर मानव संचालन प्रक्रिया का शुभारंभ किया। कोऑपरेशन एमंग कोऑपरेटिव्स, सहकारिता में सहकार, ये थीम के साथ में फ्लड कौन सा, तो वाइट जो रिवॉल्यूशन होता है 2.0, जिसको क्या कहा जाता है बंधुओं, तो श्वेत क्रांति, इसको शुरू किया गया है अमित शाह जी के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? श्वेत क्रांति कब शुरू हुआ था, भूल गए होंगे आप लोग। उसके पश्चात से दूसरा शुरू किया गया। जैसे हरित क्रांति 1 और हरित क्रांति 2 आप पढ़ते हैं, 2 भी तो पढ़ते होंगे, पढ़िएगा सर्च करके। राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए गृह मंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने तीसरे टर्म के 100 दिनों में सहकारिता मंत्रालय 10 महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की है। इनमें से आज 3 पहलों को लॉन्च किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्षों से मांग की जा रही थी कि देश के 15 से अधिक क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की गतिविधियों से जुड़े सहकारिता आंदोलन को समग्र अप्रोच और समान विकास की दृष्टि से देश के हर गाँव तक पहुँचाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 70 सालों तक यह मांग सत्ता गलियारे में इधर उधर घूम रही थी, लेकिन हमने इसको अपनाया और हमने इसको आगे भी बढ़ाया है। उन्होंने यह भी कहा कि सहकारिता वह शक्ति है जो व्यक्तियों की शक्तियों को सामूहिक रूप से लाकर समाज की शक्ति में परिवर्तित कर देती है। आपकी कोई किसान है, वो अगर अकेले ट्रैक्टर नहीं खरीद सकता तो सहकारी समिति है। अगर मान लीजिए समिति से उसको सपोर्ट मिलता और किसान जो है ट्रैक्टर खरीद लेते हैं तो क्या होगा, वो सामूहिकरण हो जाएगा। यानी किसी व्यक्ति की समस्या समाज की समस्या हो जाएगी और किसी व्यक्ति की उपलब्धि समाज की उपलब्धि हो सकती है। इससे क्या होगा, जुड़ाव होगा, सामाजिक रूप से लोग जुड़ेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि सहकारिता का मंत्र यही है कि आप साथ आएँ, सबकी अच्छाइयाँ एकत्रित हों, किसी की कमी दिखाई न दे, सभी की अच्छाइयाँ राष्ट्र के विकास में सहायक बनी। आपको अगर यकीन ना हो तो अमूल जो है ये सहकारिता का ही नमूना है। सहकारिता, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब का बड़ा योगदान है अमूल वगैरह में भाई। उन्होंने सहकारिता को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया था। आज़ादी के पश्चात जितने दिन वो काम किया उन्होंने गुजरात के क्षेत्रों में सहकारिता को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया उन्होंने। अमूल जो आप सुनते हैं, इतनी बड़ी कंपनी है, इतना ज़्यादा दूध का सप्लाई करती है और कई सारे उत्पादों का, इसका जन्म सहकारिता से ही हुआ है ना। तो अगर इसका इतिहास पढ़ेंगे तो आपको सहकारी चीज़ें ही दिखेंगी। तो ये क्या है, तो इसी कारण से सहकारिता परम आवश्यक है अगर हमें श्वेत क्रांति 2.0 को सक्सेस करना है। तो सहकारिता में जो आवश्यक परिवर्तन करने थे वह नहीं किए गए, जिसके कारण से कुछ राज्यों में सहकारिता काफ़ी सफल हुई, जैसे गुजरात में काफ़ी सफल हुई, बाकी राज्यों में ये चीज़ लुप्त हो गई। केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि जब सहकारिता मंत्रालय गठन किया गया तो उद्देश्य यह था कि देश के हर जिले गाँव में सहकारिता पुनर्जीवित हो जाए, और पुनर्जीवित होने से क्या हो कि भाई लोग एक होकर कृषि करें और उसमें सरकार भी सहयोग करे उनको। 140 करोड़ का हमारा देश है। उन्होंने बोला कि 60 से अधिक नई पहलें हमने शुरू की है। 100 दिनों में 10 पहल की शुरुआत भी की है सरकार से जुड़े हुए, और PSC वगैरह की स्थापना भी की जा रही है। एग्रीकल्चर कमिटीज होती है छोटे छोटे लेवल की, इस तरह की चीज़ें उन्होंने बताया।
तो व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 में सहकारिता का सबसे बड़ा योगदान होगा, पीएसी का योगदान होगा और सहकारी मंत्री जी ने ही इसका घोषणा भी किया है। उन्होंने एक चीज़ और कहा कि अमित शाह ने कहा कि आज श्वेत क्रांति 2.0 एसओपी का विमोचन भी किया गया। उन्होंने कहा कि श्वेत क्रांति 2.0 महिला स्वावलंबन, महिला सशक्तिकरण का काम करेगा। दूध के उत्पादन खासकर सहकारी डेयरी के साथ माताएं बहनें जरूर। उन्होंने एक उदाहरण भी दिया कि गुजरात में 36 लाख बहनें जो सहकारी क्षेत्र से, डेयरी क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, 60,000 करोड़ का व्यापार करती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सहकारी जो चीज़ें होती हैं, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन और वित्तीय समावेशन, जिसको फाइनेंशियल इंक्लूजन कहा जाता है, और वित्त को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए, किसानों तक पहुंचाने के लिए कितना सही चीज़ है। दिल्ली में जो आप दूध खरीद रहे हैं उसका प्राइस किसको मिल जाएगा? तो किसी किसान को मिल जाता है। उन्होंने कहा कि अमूल आज पूरे विश्व में खाद्य क्षेत्र में सबसे विश्वसनीय ब्रांड बन गया है। जिस तरह से श्वेत क्रांति 2.0 महिला सशक्तिकरण करेगा, उसी तरह से श्वेत क्रांति 2.0 कुपोषण के खिलाफ भी लड़ेगा। गुजरात का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि गुजरात में हमें कुपोषण से भी मुक्ति मिली है, इसके कारण से, श्वेत रिवॉल्यूशन के कारण से। उन्होंने कहा कि हमारे घर में माताएं बहनें बहुत सारा काम करें, लेकिन बावजूद औपचारिक रोजगार के दृष्टिकोण से बेरोजगारी मानी जाती हैं। श्वेत क्रांति 2.0 खासकर ग्रामीण महिलाओं को रोजगार देगा। उन्होंने ऐसा कहा। जब महिलाओं के नाम पर चेक आएगा तो उन्हें बहुत खुशी मिलेगी। ये पूरा पूरा मैंने उन्हीं का समझाया है कंटेंट। मूल कंटेंट यही था कि श्वेत क्रांति 2.0 को शुरू किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसको शुरुआत की घोषणा कर दी है। इसका लक्ष्य होगा देश में और भी ज़्यादा दूध के उत्पादन को बढ़ाना। वे क्षेत्र जो सहकारिता से छूट गए, जैसे बिहार का क्षेत्र है ना, उसको क्या करना, वहाँ पर सहकारी चीज़ों को बढ़ाना, पीएसी बनवाना। देश में लगभग हर पंचायत में 2 लाख से ज़्यादा पीएसी का गठन किया जाएगा। हर पंचायत में एक कम से कम पीएसीज होना चाहिए। ठीक है, तो इन चीज़ों की बात की है उन्होंने, जिसे आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से सवाल क्या पूछा जाएगा, तो इससे पहले का जो श्वेत क्रांति था वो कब किया गया था? श्वेत क्रांति का जनक किसको माना जाता है भारत में दूध क्रांति का? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। और इससे पहले जो 1965 में डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को फाउंड किया था, उन्होंने बनाया था। 1970 के दशक से माना जाता है कि दुग्ध क्रांति की शुरुआत भारत में हुई थी। तो पहला वो था, आज दूसरा हो रहा है, अभी दूसरा शुरू किया जा रहा है। दुग्ध क्रांति का मतलब था कि देश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना। इसका लक्ष्य ये रखा गया था कि किसानों की आय बढ़ेगी, साथ में देश से कुपोषण भी कम होगा। भारत जो कभी दुनिया में दूध उत्पादन के लिए कहीं पर भी हमारी जगह नहीं थी, आज दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन अपने देश में ही होता है। अपने देश में ही दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन होता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। डेनमार्क जैसे देशों का पहले नाम आता था, लेकिन अभी हमारा ही नाम है। अब दूसरा, जब इसका रिवॉल्यूशन शुरू होगा तो उन क्षेत्रों को हमें टारगेट करना है जहां पर अभी तक सहकारिता का मिशन स्थापित नहीं हो पाया है, और वो क्षेत्र जो अछूते रह गए इसमें, जहां पर दुग्ध क्रांति जैसी चीज़ें नहीं हो पाई, उस क्षेत्र को हमें टारगेट करना है। ये ध्यान में रखिएगा। 1965 में एनडीडीबी की स्थापना हुई थी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की, डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने किया था। 1970 के आसपास से माना जाता है कि भारत में श्वेत क्रांति का पहला दौर शुरू हुआ था, जिसके तहत में दुग्ध उत्पादन पर ध्यान दिया गया था। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला न्यूज़ देखिए क्या है कि वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाएगा। यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी, चिराग पासवान हैं। इन दोनों लोगों का फोटो देख ही रहे हैं। ये इनॉग्रेशन में गए थे। वर्ल्ड फूड इंडिया जो नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है, वर्ल्ड फूड इंडिया, ये कुछ दिनों तक कार्यक्रम चलेगा। इसका क्या थीम है, क्या है, ये किसके साथ में मिलकर आयोजित करवाया जा रहा है? वियतनाम और जापान वगैरह भी शामिल हैं क्या? तो इसको ज़रा हम लोग देखेंगे। वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 इसको देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा पीटी फैक्ट देखिए। छोटा सा पीटी फैक्ट क्या है, तो शिमला जू जो है, शिमला जू है, वहाँ पर एक जानवर है जिसका नाम है काजू, है ना। ये क्या है, तो स्नो लेपर्ड है, एकमात्र स्नो लेपर्ड है शिमला जू में, और इसको बोन कैंसर है। वहाँ की जू अथॉरिटी जो है इसको बचाने की भरसक कोशिश कर रही है, लेकिन इसकी मृत्यु तय मानी जा रही है। जो इसका नाम ज़रा ध्यान रखिए, कई बार पीटी में इस तरह के घटिया फैक्ट पूछ लेता है। जैसे महाराष्ट्र में एक बाघिन चर्चा में आई थी, तो उसके बारे में कई सारे पीसीएस एग्जाम में पूछ लिए गए थे।
तो स्नो लेपर्ड सबसे ज़्यादा देश में लद्दाख राज्य में पाए जाते हैं। स्नो लेपर्ड की गणना कुछ दिन पहले ही किया गया था। स्नो लेपर्ड दरअसल में हाई एल्टीट्यूड में रहने वाले जानवर हैं जो शिकार करते हैं। लेपर्ड की एक प्रजाति है, बड़ी बिल्लियों की एक प्रजाति में से एक है। भारत के हिमालयन राज्य जितने भी हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो या फिर नॉर्थ ईस्ट के भी कुछ राज्य हैं जहाँ पर स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं। स्नो लेपर्ड सबसे ज़्यादा संख्या लद्दाख राज्य में है। दुनिया में सबसे ज़्यादा स्नो लेपर्ड में से एक भारत में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा हिमालयन कंट्रीज जो है, जैसे कि चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, और भी जो उज्बेकिस्तान और बीच के कई सारे सेंट्रल एशिया के देश हैं, वहाँ पर भी स्नो लेपर्ड देखे जाते हैं। रूस के क्षेत्रों में भी स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं, लेकिन प्रमुखता से भारत में पाए जाते हैं। भारत सरकार द्वारा इनको संरक्षित भी किया जाता है। इनका शिकार करना, इनको मारना भारत में कानूनन जुर्म है। और ये अभी काजू है, एक जानवर है जो चर्चा में है, जो कहाँ पर है तो हिमाचल के शिमला जू में है, और इसको बोन कैंसर है। ये बोन कैंसर से जूझ रहा है, बेचारा बच जाए तो सही है। इसका नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। पीटी फैक्ट मैंने आपको समझाया, बाकी मैंने आपको स्नो लेपर्ड के बारे में कई सारे टॉपिक में डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी। ओके, देखिए क्या है वर्ल्ड फूड इंडिया 2024। इसमें 90 से अधिक देश, ध्यान से सुनिएगा, 26 भारतीय राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, 18 केंद्रीय मंत्रालय के साथ संबद्ध सरकारी निकाय भाग लेंगे। 90 से अधिक देश भाग ले रहे हैं। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा प्रोग्राम है ये। जापान भागीदार देश होगा। वियतनाम तथा ईरान फोकस देश के रूप में हिस्सा लेंगे। आपसे ये पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 में भागीदार देश कौन सा था, तो जापान था भागीदार देश एक, और वियतनाम और ईरान जो हैं ये मुख्य फोकस राष्ट्र के रूप में शामिल होंगे। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय नई दिल्ली में 7000 वर्ग मीटर में विशाल क्षेत्र में भारत मंडपम में वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 की मेजबानी करने जा रहे हैं। कौन सा मंत्रालय? जो फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय, वही। 19 से 22 सितंबर तक, ये तिथि ध्यान में रखिएगा। कई बार बिल्कुल बर्बाद सवाल जब पीसीएस वालों को पूछना होता है ना, तो तिथि पूछ लेते हैं। बहुप्रशिक्षित कार्यक्रम 90 से अधिक देश, 26 भारतीय राज्य, 18 मंत्रालय वगैरह सब भाग ले रहे हैं। वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 दिल्ली में आयोजित होने जा रहा है। वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 में केवल एक दिन बाकी है, मतलब कि शुरू हो चुका है। चलिए, इसलिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय घरेलू और वैश्विक प्रतिभागियों के लिए वास्तविक से बेहतर सुविधाएं को लेकर तैयारी का अंतिम रूप दे रहा है और इसको आयोजित करवाया जाएगा। मंत्री कौन है पता ही है आपको, मंत्री वगैरह का नाम ध्यान में भी नहीं रखना है आपको, है ना। इसके साथ साथ यहाँ पर FSSAI द्वारा आयोजित वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर सम्मेलन का दूसरा संस्करण 20 से 21 सितंबर 2024 तक वर्ल्ड फूड इंडिया के संयोजन से ही आयोजित किया जा रहा है। देखिए ये सब भाषण का हिस्सा है, इसलिए मैं इसको नहीं पढ़ रहा हूँ भाई। जापान वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के लिए भागीदार देश होगा, जबकि वियतनाम और ईरान फोकस देश के रूप में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम विषयगत चर्चाएं, राज्यों और देशों के विशिष्ट सम्मेलन, 40 से अधिक ज्ञान सत्र आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा वैश्विक कृषि खाद्य कंपनियों के 100 से अधिक मुख्य जो CEO और बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, खरीदने वाले, बेचने वाले, आप समझ सकते हैं 90 से ज़्यादा देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो कितना बड़ा प्रोग्राम होगा ये। वो सब इसमें हिस्सा लेंगे। उद्घाटन वगैरह होगा, भाषण होगा, कई सारे जगहों पर जाएंगे ये लोग, बातचीत करेंगे। CEO की भी बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, तो पीयूष गोयल के साथ साथ चिराग पासवान वगैरह जो हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं, CEO की बैठक। तो आपको ये सब ध्यान में नहीं रखना है, पहले ध्यान में रखना है कि कौन इसमें भागीदार देश है। जापान हमारे साथ भागीदार देश है, ईरान और वियतनाम मुख्य फोकस देश हैं। प्रगति मैदान दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया प्रोग्राम 2024 का आयोजन किया जा रहा है। मंत्रालय कौन सा है, तो खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय है जो इसको आयोजित करवा रहा है। 90 देश भाग लेंगे, भारत के 26 राज्य भाग लेंगे, यूटी भाग लेंगे, 18 ज़्यादा मंत्रालय इसमें भागीदार हैं। दुनिया भर के CEO, खरीदने वाले, बेचने वाले सब इसमें पार्टिसिपेट कर। इसका क्रक्स यही है, कि वर्ल्ड फूड इंडिया प्रोग्राम जो है ये कहाँ पर किया जा रहा है, तो नई दिल्ली प्रगति मैदान में, और इससे जुड़े हुए फैक्ट यही है। इसके बारे में और सवाल आपसे नहीं पूछेगा, पीटी फैक्ट के तौर पर इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। एक छोटा सा फैक्ट और है कि फूड प्रोसेसिंग जो है, इसको लेकर जो मंत्री जी ने भाषण दिया उसमें उन्होंने कहा कि भारत सरकार फूड प्रोसेसिंग को लेकर कई सारे काम कर रही है, जिसमें 100% FDI, 100% FDI, भारत में खाद्य प्रसंस्करण में 100% FDI की अनुमति है। भारत में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र को अब विस्तारित भी किया जा रहा है। वैसे क्षेत्र जहाँ पर फूड प्रोसेसिंग से जुड़ी हुई चीज़ें नहीं थी, जैसे बिहार, तो वहाँ पर भी इस चीज़ को बढ़ाया जा रहा है। साथ में भारत सरकार नॉर्थ ईस्ट और जो एग्रीकल्चर बेस्ड अलग अलग राज्य हैं, जैसे बिहार हो गया, पूर्वी यूपी हो गया, नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र हो गए, वहाँ पर भी खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ाने की कोशिश कर रही है।
खाद्य प्रसंस्करण डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है बंधुओं? तो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, कृषि से जुड़ा हुआ। खाद्य प्रसंस्करण होता क्या है, फूड प्रोसेसिंग क्या होता है? जैसे आलू है, आलू 1 किलो कितने का मिलता है? सबसे महंगा भी है तो 40 रुपये किलो मिल रहा होगा, है ना, 40 रुपये पर किलो मिल रहा होगा, महंगा होगा तो। एक चिप्स का पैकेट जो लेते हैं वो कितने का मिलता है आपको? 10 से 20 रुपये का मिलता है, उसमें एक आलू के चिप्स रहते हैं। ये क्या है? उसी आलू को हमने क्या कर दिया, वैल्यू एडिशन कर दिया, उसका चिप्स बनाकर बेचा। आलू बेचा आपने तो कितने का किलो बिका? 40 का बिका। वहीं चिप्स बेचेंगे तो कितने का किलो बिकेगा? हो सकता है 1000 से 1200 रुपये किलो बिके, क्योंकि 100 ग्राम चिप्स की कीमत आपसे 200 रुपये ली जाती है, 20 रुपये ली जाती है या 30 रुपये ली जाती है। देखिएगा का ढंग से, ये मैं क्या आपको समझा रहा हूँ, वैल्यू एडिशन किया जाता है खाद्य प्रोसेसिंग के द्वारा। कच्चे उत्पाद जो होते हैं कृषि में अक्सर वो सस्ते बिकते हैं। जैसे अगर गेहूं खरीदने जाएंगे आप तो आपको कम दाम पर मिलेगा, वहीं पर जो आटा है वो उससे ज़्यादा कीमत पर मिलेगा। इसी आटे का अगर बिस्किट बना लेंगे हम लोग तो उससे भी ज़्यादा महंगा मिलेगा, और उसी आटे का कुछ और बना लेंगे हम लोग तो उससे भी ज़्यादा बिकेगा। यानी कि मैं आपको क्या समझा रहा हूँ कि हमें फूड प्रोसेसिंग यानी कि कच्चा उत्पाद बेचें, उसके साथ साथ उसको प्रोसेस करके वैल्यू एडिशन करें, मूल्यवर्धन जिसको कहा जाता है। वैल्यू एडिशन करके हम बेचेंगे तो फिर क्या होगा, उसके प्राइस ज़्यादा मिल पाएंगे। प्राइस ज़्यादा मिलने से आय ज़्यादा हो सकती है। इसको लेकर भारत में 100% FDI है, यानी कोई विदेशी कंपनी आकर 100% FDI के साथ में इसको कहीं पर भी शुरू कर सकती है। बिहार सरकार ने भी कई सारे इनिशिएटिव शुरू किए हैं, जिसमें अलग अलग ज़िलों में फूड प्रोसेसिंग को लेकर उन्होंने प्लांट वगैरह लगाने की भी घोषणा की है। भारत सरकार नॉर्थ ईस्ट में भी कोशिश कर रही है, उड़ीसा में भी कर रही है और पूर्वी यूपी में भी कर रही है कि फूड प्रोसेसिंग को हम बढ़ा सकें। इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक है आपका अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड फैट को ज़रा समझिएगा। ट्रांस फैट एसिड जो होता है, WHO ने इसको लेकर कई बार वार्न किया है कि नहीं खाना चाहिए, ये बहुत ही ख़राब चीज़ होता है। सड़क किनारे जो आप खाना खाते हैं उसमें जी भर के बटर डालते हैं, वो बटर दरअसल में एनिमल फैट ही होते हैं, एनिमल फैट ही होते हैं। वसा ही तो है, घी जो आप खाते हैं वो वसा ही तो है, एनिमल फैट भी वसा ही है ना। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दो प्रकार के फैट होते हैं, दोनों के बीच में अंतर को ध्यान में रखिएगा। एनिमल फैट का उपयोग कहाँ पर किया गया है? तिरुपति में लड्डू के निर्माण में किया गया है, लड्डू के निर्माण में किया गया। उसी के पश्चात से सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट, एनिमल फैट और जो हम घर में बनाते हैं फैट, उसका न्यूज़ जो है वो चरम पर है, अपने चर्चा में है। देखिएगा सभी जगह पर दिखा रहे हैं इसको, इसलिए ज़रा समझिए इसको कि क्या होता है ये। सैचुरेटेड फैट को ट्रांस फैट भी कहा जाता है, यह सेहत के लिए हानिकारक होता है। वहीं अनसैचुरेटेड फैट को फ़ायदेमंद माना जाता है। अनसैचुरेटेड जो होता है उसको फ़ायदेमंद माना जाता है। सैचुरेटेड फैट जो होता है इसको बहुत ही ख़राब माना जाता है, हार्ट अटैक करवा देगा, ये बहुत ही ख़राब होता है, घटिया होता है। सैचुरेटेड फैट पशुओं के स्रोत जैसे रेड मीट क्या होता है? बड़े जानवरों के मीट जो होते हैं वो रेड मीट में आते हैं, इसमें मटन भी शामिल है, वो भी रेड मीट में ही आता है। पोल्ट्री से मिलता है, जबकि अनसैचुरेटेड फैट हमें पौधों के स्रोत जैसे ऑलिव, एवोकाडो और नट से मिलता है। ऑलिव ऑयल का नाम सुना होगा आपने, घी वगैरह जो है ये सब हमें कहाँ से मिलता है? तो ये आपका अनसैचुरेटेड स्रोत हो गया। और नट्स वगैरह जो हो गए जैसे सोया तेल वगैरह, ये सब अनसैचुरेटेड में आता है। सैचुरेटेड मतलब कौन सा हो गया? मुख्य रूप से उसका स्रोत जो होता है वो एनिमल फैट होता है। एनिमल में से फैट निकाला जाता है और उसको प्रोसेस करके तेल बना लिया जाता है, बटर बना लिया जाता है, घी बना लिया जाता है और उसी का उपयोग किया जाता है। सैचुरेटेड फैट रक्त वाहिकाओं में जमा होकर एथेरोस्क्लेरोसिस, धमनियों का सख्त होने का कारण बन सकता है और धमनियों के सख्त होने से रक्त का प्रवाह बाधित हो सकता है और इंसान की मृत्यु होती है। सैचुरेटेड फैट शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ावा देते हैं, जिससे हृदय स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। अनसैचुरेटेड फैट धमनियों को स्वस्थ रखने में मदद करता है, जो रक्त लेकर चलती हैं धमनियाँ, उस धमनी को स्वस्थ रखने में मदद करता है अनसैचुरेटेड फैट। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक एक स्वस्थ व्यक्ति को अपने दैनिक कैलोरी में 5 से 6% हिस्सा सैचुरेटेड फैट लेना चाहिए। ट्रांस फैट हृदय रोग और टाइप 2 मधुमेह का खतरा बढ़ाता है। ट्रांस फैट का मतलब यही एनिमल फैट की बात कर रहे हैं। ट्रांस फैट आंशिक रूप से हाइड्रोजनीकृत वनस्पति तेल होता है, हाइड्रोजनीकृत होता है, वनस्पति और मर्जरी में पाया जाता है। ट्रांस फैट भोजन को वांछित आकार स्वरूप देता है, शुद्ध घी की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। अनसैचुरेटेड फैट की अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे अच्छा कौन सा होता है? कुछ चीज़ों को ध्यान में रखिएगा।
इसको ध्यान में रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है आपसे। और जो शुद्ध देसी घी होता है घर का, वो अनसैचुरेटेड फैट होता है। उसका उपयोग अगर किया जाता है भोजन में या रेगुलर अगर आप खाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, कभी कोई नुकसान नहीं करेगा। सबसे पहले जो विदेशी कंपनियों ने किया, हमारे साथ खेला, वो यही किया। उन्होंने बताया कि जो आप खा रहे थे आज तक घी, वो बहुत ही गंदा है, और जो हम तेल बना कर ला रहे हैं आपके लिए, तो वो खाइए, वो सबसे अच्छा है। जबकि ऐसा नहीं होता है। घी से अच्छा फैट आज तक पृथ्वी पर कोई बना ही नहीं, वो सबसे अच्छा फैट होता है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक है कृषि मंत्री जी ने सीधा संवाद एक पहल शुरू किया है। क्या नाम है रखा है इसका? डायरेक्ट डायलॉग। ये हर मंडे को, मंडे है लिखा हुआ, ट्यूसडे है, हर मंगलवार को किसानों के साथ में सीधा संवाद कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, जिसके तहत वो किसानों से डायरेक्ट जुड़ेंगे, उनकी समस्याओं को जानेंगे। 100 डे हुए हैं एनडीए सरकार के, उसी के उपलक्ष्य में इसको शुरू किया गया है। और उन्होंने बोला कि ये जो है कृषि चौपाल के जैसे होगा, और ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, भारत सरकार के जो भी इक्विपमेंट हैं कम्युनिकेट करने के लोगों से, उन सभी जगहों पर इसको शुरू किया जाएगा। और इसमें एमपी, यूपी, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, इन सभी जगहों को जोड़ा जाएगा। और सभी राज्यों के किसानों के साथ में कृषि मंत्री जी सीधा संवाद करेंगे हर सप्ताह के मंगलवार को, ऐसा उन्होंने कहा है। सीधा संवाद पहल शुरू किया है, डायरेक्ट डायलॉग, किसके साथ में? तो किसानों के साथ में। ये काफ़ी अच्छा रहेगा, जिससे क्या होगा, ज़मीनी हकीकत भारत सरकार को पता चलेगी। पीटी फैक्ट के तौर पर पूछा जा सकता है। इन्होंने बोला कि आप अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेंगे हम सभी मंगलवार को, किसी संगठन से भी, किसी फार्मर से भी, उनसे बातचीत करेंगे, और जो कम्युनिकेशन के चैनल हैं उनके द्वारा कम्युनिकेट करेंगे। इसको ध्यान में रखिएगा। छोटा सा टॉपिक था, लेकिन पूछ सकता है, या फिर आप इसको यूज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला जो टॉपिक है, इससे यूपीएससी में कई बार पीटी में सवाल पूछा गया है। 2022 के पीटी का देखिएगा क्वेश्चन, एक सवाल पूछा गया था। 2019 में भी शायद पूछा गया है। मैं शायद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2020 या 2022 से पूछा गया, जिसमें क्या पूछा गया है कि भारत की इकॉनमी पर निम्न में से किसका प्रभाव पड़ता है? पहला, दूसरा, तीसरा, इस प्रकार से पूछा गया है। इसमें एक ये भी दिया गया स्टेटमेंट कि यूएस फेडरेशन के द्वारा अगर रेट में कट किए जाते हैं या रेट को बढ़ाया घटाया जाता है, रेट यानी कि ब्याज दर, जैसे अपने यहाँ पर आरबीआई क्या करती है, एमपीसी अपने यहाँ पर बना हुआ, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो क्या करती है, कुछ समय पर रेट को रिवाइज करती है। रेट का मतलब कौन कौन से रेट हो गए बंधुओं? तो रिवर्स रेपो रेट हो गया, रेपो रेट हो गया, बैंक रेट हो गया, इस तरह के रेट को रिवाइज करती है और उसको परिवर्तित करती है या फिर उसको समान बनाए रखती है, जिसके द्वारा पूरे भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है। जो कैश का फ्लो है, जो मनी का फ्लो है, उसको नियंत्रित किया जाता है आरबीआई के द्वारा। तो अपने देश में तो ये होता है, यूनाइटेड स्टेट में वहाँ के जो सेंट्रल बैंक है उसके द्वारा ये काम किया जाता है। तो यूएस फेडरल रिजर्व जो है, पहली बार उसने 50 बेसिक पॉइंट का लगभग में आधे परसेंट का, हाफ परसेंट का अपने बेस रेट में कट किया है। यानी कि यूएस में सरकार ने वहाँ के बेस रेट में कटौती की है। इससे क्या होगा? इससे रुपए जो है अपने जो रुपए हैं वो मजबूत हो जाएंगे। अपना जो पैसा है, रुपया है, भारतीय जो करेंसी है, भारतीय करेंसी जो है ये मजबूत होगा, और डॉलर जो है भारतीय करेंसी की तुलना में थोड़ा सा कमज़ोर होगा। एक्सचेंज रेट में भारतीय रुपए थोड़े से मजबूत होंगे और डॉलर थोड़ा सा कमज़ोर होगा। क्या ये सकारात्मक है हमारे लिए? कुछ मामलों में सकारात्मक भी है, कुछ मामलों में नकारात्मक भी है। सवाल आपसे इस तरह से पूछा जाएगा कि इसका क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। प्रभाव तो मैं आपको समझाऊंगा ही, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही होते हैं प्रभाव, हमेशा सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही होते हैं। लेकिन और सवाल ये पूछा जाता है, जैसे यूपीएससी का मैंने आपको उदाहरण दिया, उसने पूछा कि भारतीय इकॉनमी पर किन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। उसमें से एक ये भी था कि यूनाइटेड स्टेट में अगर फेडरल रिजर्व के द्वारा कोई रेट को बढ़ाया या घटाया जाता है तो उसका संपूर्ण दुनिया के वित्तीय व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि यूएस डॉलर जो है इसको एक तरह से वर्ल्ड की करेंसी माना जाता है। तो यूएस डॉलर जब वर्ल्ड की करेंसी माना जाता है, दुनिया भर के व्यापार इसी में होते हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो सुपर पावर है वो अपने करेंसी की बदौलत ही है। इस करेंसी में अगर कुछ उतार या चढ़ाव होता है तो दुनिया भर की इकॉनमी को ये इम्पैक्ट डालता है। उस इम्पैक्ट को ज़रा हम लोग समझेंगे। लेकिन हाल फिलहाल में यूनाइटेड स्टेट में इसलिए इस बेस रेट को कटौती की गई है ताकि वहाँ की इकॉनमी में थोड़ा सा जान डाला जा सके, और साथ में रूस यूक्रेन युद्ध का प्रभाव, इजराइल हमास का प्रभाव और
कोविड का प्रभाव से निपटा जा सके। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में कुछ मंदी भी देखी गई है, जिसके कारण से इस तरह के निर्णय वहाँ के फेडरल गवर्नमेंट ने लिया है। तब हम जरा देखेंगे इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कुछ प्रभाव यहाँ पर लिखे गए हैं, लेकिन मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव को अलग अलग कीजिएगा। ये हिस्टोरिक था फैसला जो था ना, 50 बेसिक पॉइंट, कई सारे वर्षों के बाद इस तरह की कटौती की गई है, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। पहला क्या है, निवेश आकर्षित कर। वहाँ पर जो बेस पॉइंट में कटौती किया जाएगा उसके कारण से भारत में निवेश बढ़ सकता है। यानी कि भारत में निवेश क्यों बढ़ सकता है, क्यों बढ़ सकता है? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, अमेरिका और अन्य देशों के ब्याज दरों में के बीच अंतर आ जाता है, जिससे भारत जैसे जो विकासशील देश हैं उसमें क्या होता है, थोड़ा सा निवेश बढ़ जाता है। अमेरिका में दर जितनी कम होगी, मध्यस्थता का अवसर उतना ही अधिक होगा। शेयर बाजार में थोड़ी सी तेजी देखी जा सकती है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने पहले ही पॉइंट में समझाया आपको कि भारत में निवेश बढ़ सकता है, तो शेयर बाजार जो है, भारतीय शेयर बाजार, उसमें थोड़ी सी हमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। मुद्रा बाजार, भारतीय रुपया मजबूत होने से आयात सस्ता और निर्यात महंगा होने की संभावना है। अब यहीं पर रुक जाइए, ये क्या है, हमारे यहाँ इंपोर्ट बढ़ जाएगा, एक्सपोर्ट हमारा कमज़ोर होगा, क्योंकि पहले $1 के बदले उनको 80 रुपया देना पड़ता था, अब उनको $1 के बदले मान लीजिए 78 रुपया देना पड़ेगा। तो भारतीय रुपया तो मजबूत हो गया। पहले वो $1 लेकर आते थे, 80 रुपया का सामान खरीद लेते थे, अब वो $1 लेकर आएंगे, मात्र 78 रुपये का सामान खरीद पाएंगे। यानी कि भारतीय जो एक्सपोर्ट है वो नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। भारत से एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे तुलनात्मक रूप से, कंपेयर अगर हम पहले की तुलना में करेंगे तो। रुपए मजबूत होने का एक नकारात्मक प्रभाव भी होता है कि एक्सपोर्ट हमारा कमज़ोर हो जाता है। लेकिन रुपए अगर बहुत लंबे समय तक कमज़ोर रहेगा तो क्या हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता ही रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। देश की बाकी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है रुपए के कमज़ोर होने का। सोने की कीमत में बढ़ोतरी की उम्मीद है, क्योंकि कम ब्याज दरों के कारण बॉन्ड जैसे निश्चित आय वाले निवेश कम आकर्षक हो जाएंगे, जिससे इनकी मांग बढ़ जाएगी। वैश्विक विकास को बढ़ावा मिलेगा इससे। ब्याज दरों में कटौती से अमेरिका डॉलर में उधार लेने की लागत कम हो जाती है, जिससे दुनिया भर की कंपनियों की तरलता की स्थिति आसान हो जाएगी। अमेरिका से डॉलर के मूल्य में आसानी से ऋण लेना हो जाएगा, जिसके कारण से दुनिया भर में क्या हो जाएगा, तो एक निवेश को बढ़ावा मिल सकता है, विकास को बढ़ावा मिल सकता है। उभरते बाजारों में धन की प्रभाव, अमेरिका में कम ब्याज दरों के कारण ट्रेजरी जैसे अमेरिका परिसंपत्तियों पर उपलब्ध प्रतिफल भी कम हो जाएगा, जिससे निवेशक बेहतर प्रतिफल के लिए उभरते बाजार जैसे भारत जैसे जो बाजार हैं इसमें निवेशक ज़्यादा आ सकते हैं। आरबीआई की नीति दर रुख को साफ प्रभावित करना, आरबीआई की नीति दर को भी प्रभावित करेगी ये। आरबीआई वो अन्य केंद्रीय बैंकों की तरह अमेरिका फेड द्वारा दिए गए संकेत के आधार पर नीति दर परिवर्तन शुरू हो जाएगा, और ऐसा हो सकता है कि आरबीआई की जो अगली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठे उसमें दरों में परिवर्तन किया जा सकता है। आरबीआई ने कोरोना के पश्चात से दरों में कोई खास परिवर्तन भारत में नहीं किया है, लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि भारत में भी परिवर्तन देखने को हमें मिल सकता है। तो सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव दोनों को कृपया करके ध्यान में रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, यहाँ से सवाल पूछ सकता है। देखिए अगला कुछ है तो देखते हैं, उसके पश्चात वीडियो को एंड करें। अगला तो और कोई न्यूज़ नहीं है आज इतना ही था। थैंक यू सो मच आप सभी का। 71 के लिए अगर आपको ऐड होना हो तो बता सकते हैं आप। थैंक यू सो मच।